डोडा ईस्ट से गुलाम नबी आज़ाद पार्टी डीपीएपी के कैंडिडेट हमारे साथ बात करने के लिए मजिद वानी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए। आपने भी वोट डाला है, क्या कुछ मुद्दे आपको लग रहा है जो इस बार इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के हावी हैं? ये निशानी है जमहूरियत की। जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए अपने वोट राय हक दही का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है, जिससे देश और रियासत को ताकत मिलती है। वो एक यही है कि वोट का इस्तेमाल करना। अब वोट का इस्तेमाल करना अच्छे जगह और अच्छे कैंडिडेट्स को, जहाँ पे एक पीछे अगर आप देखेंगे कि 3 फेजेस में सरकार जाती है। 2002 से बेशतर क्या निज़ाम था, किनकी सरकार थी, उनने क्या कार्य किए, और 2002 के बाद 14 तक किन लोगों ने वो पीरियड हमारा है, हमने क्या काम किया। 14 से 24 तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक सरकार थी। अब ये तीन फेजेस का कंपैरिजन, बिफोर 2002, राइट फ्रॉम 2002 अप टू 2014, नेक्स्ट 2014 अप टू 2024, ये 3 फेजेस हैं। तो कंपैरिजन कौन करेगा? लोग करेंगे, पब्लिक करेगी। तो पब्लिक में जब हम 2002 के बाद हमने इलेक्शन लड़ा, उस वक्त डोडा की कनेक्टिविटी जो प्रोग्राम था, दैट वाज टोटली 5.2% कनेक्टिविटी परसेंटेज। उसके बाद हमने जब किया 2002 से और 2014 तक हमने 87.6% कनेक्टिविटी की। आप देख रहे, अब कंपैरिजन कर लीजिए। डोडा की डिमांड जो थी वो 60 सालों से 40 सालों से इनकी अपनी सरकारें भी रही, लेकिन पानी अवेलेबल यहाँ पे नहीं था। तो हमने एक वाटर सप्लाई स्कीम जो देसा नाले से लाई, और आज में इनके यहाँ पानी अवेलेबल है, और इतना अवेलेबल है कि ये पाइपें जो पुरानी थी वो भी क्रैक हो गई हैं। आपने जिक्र किया कि कितना काम किसने किया है और इसका फैसला लोग करेंगे। तो अब आप ये बताइए कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर रहे हैं और जो पावर्स उनको दी गई हैं, क्योंकि आपने जिक्र भी उनका किया, उन 10 सालों में क्या कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है? आर्टिकल 370 भी हटा है और उसके बाद अब एक डिकेड के बाद इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। नहीं, देखिए, कंपैरिजन इसीलिए मैंने कहा कि 2000 से पहले 2000 से 14 तक, 14 से 24 तक, लेकिन इनके प्रोग्राम बहुत डिफरेंट प्रोग्राम थे। मुझे समझ आज तक भी नहीं आई इनके प्रोग्राम्स क्या हैं, इनकी पॉलिसीज क्या हैं। इन्हें बैक टू विलेज की पॉलिसी, बीजेपी की, इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, और पुराने सरकारों ने भी क्या किया है, हम अपने पीरियड की बात करेंगे। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया है यहाँ पे। आप देख लीजिए, कन्फ्यूजन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने क्रिएट किया है कि एक पहले अलायंस में, इंडिया अलायंस में कैंडिडेट दिया, और वो उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया दूसरा कैंडिडेट। तो फिर कहा ये फ्रेंडली मैच है। तो फ्रेंडली क्या होता है? फ्रेंडली कोई वर्ड है कि आप पहले एक आदमी को अलायंस का कैंडिडेट बनाते हो, फिर दूसरा आप कहते हो कैंडिडेट उतारते हो आप ही अलायंस में, फिर उसको कहते हो कि ये फ्रेंडली मैच है। तो फ्रेंडली मैच होता है वो? मेरे हिसाब से फ्रेंडली कोई लफ्ज नहीं। फ्रेंडली अगर हम 2 बैल को खेत में लगाएंगे, एक बैल दूसरे को कहेगा तू यार मैं बैठा रहूंगा और तू चल, वो हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप पे भी कुछ इल्जाम लगाए जा रहे हैं कांग्रेस और एनसी की तरफ से कि भाजपा ने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उतारे हैं एंटी बीजेपी वोट काटने के लिए। देखिए, इस वक्त मेरा मुकाबला बीजेपी के साथ है, इसमें किसी के साथ नहीं है। इस वक्त 2 हम कंटेस्ट, कंपटीशन नहीं मान रहे कांग्रेस एनसी किसी को? मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? टेल मी वेयर दे आर एग्जिस्टिंग। उनका नंबर क्या 4 पे और 5 पे है। किसी के टैंकी देने से या टीम देने से कोई वोटर थोड़ी उनके तरफ खींचा है। लोग वोट इस तरह करते हैं कि काम क्या हुआ, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, वो उसको उसका कंपैरिजन होता है कि पहला क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनको मैं कंपटीशन में मानता ही नहीं हूं। ये कंफ्यूजन में है, ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये डिप्रेशन में है। इनको हार नजर आ रही है। रात को स्टेटमेंट दे रहे थे कि डीपीएपी के लोगों ने पैसे बांटे। वही चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ है, पुलिस यहाँ है,
आर्मी यहाँ है, कोई भी अगर गैर जरूरी गैर कानूनी काम करेगा उसको अंदर दे दो। तुम लोग टीवी पे चढ़ के आप अपनी स्टेट में क्या देते हो? तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, तुम्हारी जबान क्या है, तुम्हारा मुंह और तुम्हारे दिमाग में क्या बात है? तो वो कंफ्यूजन है। और अगर हम बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो अपने चुनाव रैली की शुरुआत है वो डोडा से की थी, और डोडा पे उन्होंने जो ऑपोजिशन है उस पे बेहद ज़्यादा अटैक किया था, कई सवाल उठाए थे, और उन्होंने जिक्र किया आर्टिकल 370 का, उन्होंने फुल स्टेटहुड देने की बात करी जम्मू कश्मीर को, और वहीं उन्होंने ये कहा ये पूरा इलेक्शन जो है ओपोनेंट वर्सेस जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स के बीच में है। इस स्टेटमेंट को और देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी की क्या सोच है वो जाने, मुझे उसके साथ लेना देना नहीं है। स्टेटहुड तो मिलना ही मिलना है, वो कहाँ जाएगा। स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारा लीडर है, हम रिस्टोर करवा के रहेंगे। वो ये है कि 370 जो है, 370 अगर आपको देखना है तो 1971 का एक हमारे नेता जो इस दुनिया में नहीं है उनका स्टेटमेंट है, जो जमात 40 साल हुकूमत की, उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी कि ये नौज़बिल्ला कुरानी आयात नहीं है जिनको तब्दील न किया जाए। 370 किसी वक्त भी हटा सकते हैं, लेकिन 370 को हटाने वाले यही लोग हैं जिन्होंने एक 1971 में स्टेटमेंट दी और दूसरा सिंगर बाहर की फर्मों को एंट्री डाली। तो वो स्टेटहुड कहाँ है, वो 370 कहाँ है, 35 कहाँ है? ये लोगों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन का शिकार क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज भी अगर मैं कहूँगा हिंदुस्तान भारत जो देश है उसका तो अटूट अंग है ना स्टेट, तो स्टेट को क्या अलग करेंगे? इनकी सोच, इनका कहना, इनकी राजनीति सिर्फ यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। तो प्रधानमंत्री के बारे में मैं क्या बयान करूंगा? प्रधानमंत्री क्या करता है वो अपनी पार्टी के लिए करता है। मेरे आखिरी दो सवाल ये रहेंगे कि एक और स्टेटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है कि टेररिज्म जो है वो आखिरी सांस ले रहा है और अब इस टेररिज्म को टूरिज्म में बदला जाएगा जम्मू कश्मीर में। मैं उनके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ नहीं लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झूठ कह रही है। कहाँ टेररिज्म 2009 में 2009 में हमने कम किया था, कंप्लीट समाप्त किया था। फिर कहाँ से मिलिटेंट्स पैदा हो गए, कैसे यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई, कैसे आर्मी के ऑफिसर उनको मारा गया, कहाँ से आए? कोई न कोई कारण तो है। कौन लोग हैं इसके पीछे जो कार्य करते हैं, किन लोगों ने इनको पनपने दिया? तो ये आप देखिए, हमने इलेक्शन 2002 में लड़ा, यहाँ यही गवाह है, यही पुलिस स्टेशन, यहाँ पे ब्लास्ट किया गया था, फायरिंग हुई थी। तो उस वक्त भी मिलिटेंसी का पीक में थी और उस वक्त हम लोग निकले बाहर के हमने इलेक्शन लड़ा। ये कोई गारंटी नहीं थी हम वापस आए या नहीं आए। तो हमने इस राजनीति को उस तरीके से लिया कि लोगों के हित के लिए बात की। अगर राजनीति अपने स्वाद के लिए कर रही है तो फिर हमें क्या जरूरत है लोगों के काम करने की? फिर तो लोगों का जो स्कीम है उनको खाने की है। आप डोडा ईस्ट से आते हैं, आप अगर जनता ने अगर आपको चुना तो आपकी क्या कुछ प्रायोरिटीज होंगी डोडा को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, और आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैं 100% श्योर हूँ कि लोग मुझे इतबार करेंगे, मैं जीतूंगा। लेकिन मेरा एक ही मुद्दा होगा, मेरा मकसद है बेरोजगार नौजवान जिसको रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे रोजगार हैं ये नौजवान हैं, कोई पीजी करके है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कुछ ट्रेनिंग ये जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में ट्रेनिंग करके हैं। लेकिन वो कंफ्यूजन के शिकार है जब उनको नौकरी नहीं है, साधन नहीं है और वो कंफ्यूजन का शिकार, फ्रस्ट्रेशन का शिकार माँ बाप के लिए बहुत बड़ी ये जो एक कारण है कि बेरोजगारी, नौजवान बेरोजगार कंफ्यूजन में क्यों है, फ्रस्ट्रेशन में क्यों है, डिप्रेशन में क्यों है? चूंकि उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। तो हमारा कंप्रिहेंसिव एक प्लान है जो मेरे लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब का है कि हमने पहले ही एनयूज तैयार करने हैं ये बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने के। वो हमें पता है साधन कैसे तैयार करेंगे। हम किसी के तरह पॉलिटिकल लोग बन के
उनको पता नहीं होगा प्लानिंग है क्या और रिसोर्सेज कहाँ से पैदा कर रहे हैं। हमें पता है हम रिसोर्सेज कहाँ से पैदा करेंगे, लोगों को सहायता कैसे करेंगे। तो ये बेरोजगारी हमारा नंबर 1 मुद्दा है। माँ बाप परेशान और वो बेटे को कहते हैं जा मजदूरी कर, वो बेटा वो नहीं है कि वो मजदूरी कर सकेगा, पढ़ा लिखा है, MA करके है, PhD करके है, तो वो कैसे करेगा। तो इसके लिए साधन तैयार करें और हमारा मुद्दा हमारा लक्ष्य बेरोजगारी का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मजिद वानी जी को। आप सुन रहे थे, हम जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल ब्रॉडकास्ट जो है वो आपके लिए इंडिया न्यूज़ एक्स पे लेकर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर वो चुनकर आते हैं और जिसकी उन्हें उम्मीद भी है तो वो जरूर बेरोजगारी पर जम्मू कश्मीर वैली में काम करेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ एक्स, जम्मू, डोडा।